देश का आम आदमी अब जागरूक है और पहले से ज्यादा समान न्यायिक व्यवस्था और समान अधिकारों की बात करने लगा है। ऐसे में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का माहौल बना है। देश के राजनीतिक दलों ने भी इन आंदोलनों के बाद अपने सियासी भाषणों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज तो बुलंद की, लेकिन लगातार सामने आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों के बाद धरातल की हकीकत कुछ और ही नजर आती है। बात अगर राजस्थान की करें तो यहाँ भ्रष्टाचार खत्म करने के सरकार के दावे खोखले साबित हुए हैं। बेगू विधायक राजेंद्र विधुड़ी ने पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर एक बार फिर से सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। विधुड़ी ने आरोप लगाया कि डोडा पोस्ट की स्मगलिंग में एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। विधुड़ी ने कहा कि इस मामले का खुलासा करने के बाद उन्हें ट्रैप में फंसाने की धमकियां भी मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अफीम की गाड़ियां छोड़ने की बात छुपाने के एवज में 35 लाख का प्रस्ताव मिला है। एसीबी ने विधुड़ी को 35 लाख रुपए की घूस का ऑफर करने वाले एसएचओ वीरेंद्र सिंह को अरेस्ट कर लिया। विधुड़ी ने चित्तौड़गढ़ एसपी को भी तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। मेरी ऑफर हुई 4-8 करोड़ की रिश्वत थी। इसमें हजारों करोड़ का घोटाला होता है और हजारों करोड़ के घोटाले में मैक्सिको की तरह नेता भी इन्वॉल्व होते हैं, अधिकारी भी इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस के बड़े ऑफिसर भी इन्वॉल्व होते हैं। बिगर पुलिस के कोई भी गाड़ी डोरा चूरा की नीमच से नीबाड़ा पे दे दो कनेरा होते जो निकलती है, उनको निकालना और पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों पर गौर करें तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सिर से चोटी तक कार्रवाई करने वाले महकमों के अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप पुलिस महकमे के खिलाफ ही सामने आए हैं। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद खुद सीएम गहलोत ने भी गृह विभाग के आला अधिकारियों के साथ चर्चा की, जिसमें निचोड़ आया कि पुलिस अधिकारी भी भ्रष्टाचार में जबरदस्त लिप्त हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इतनी मुहिम चलाई है, एसीबी को मजबूत करके वास्तव में बधाई के पात्र हैं और इस ड्रग्स के नक्शे को तोड़ने का मैंने बीड़ा उठाया। इसे रोकने के लिए पुलिस के बेड़े में बड़ा फेरबदल किया जा चुका है। एसएचओ वीरेंद्र सिंह के अलावा नजर डालते हैं कानून की आंखों में धूल झोंकने वाले कुछ कानून के रखवालों के बारे में। सवाल ये उठता है कि एसीबी ट्रैप और सस्पेंशन के बाद ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ ये कार्रवाई कहां जाकर रुकती है। दरअसल विभागों के अभियोजन स्वीकृति देने में लेट लतीफी के चलते भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी कानून के शिकंजे से लगातार बच रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि पुलिस विभाग से ही चुने गए अधिकारी और कर्मचारी एसीबी में लगाए जाते हैं, लेकिन एसीबी सीधे मुख्यमंत्री के निर्देशन में काम करती है। इसके चलते एसीबी को पुलिस विभाग से भी भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों की अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के इस कुंड में गोते तो करीब करीब सभी खा रहे हैं, लेकिन जो पकड़ा जा रहा है वही चोर है। स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में फिर आज एक ऐसे मुद्दे को हम छू रहे हैं जो निश्चित रूप से हर कोई जिससे परेशान है। हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार यह वह नासूर है जो समाज में जिस तरह से पनप रहा है, लेकिन इसके लिए लेने वालों से ज्यादा देने वाले भी गुनाहगार हैं, क्योंकि हम इसको पार्ट ऑफ सिस्टम बनाते जा रहे हैं कि ये तो कुछ करना ही पड़ेगा, चाय पानी का देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? जिस व्यक्ति की ड्यूटी है काम करने की, वह काम करेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे कि आखिर वजह क्या है कि भ्रष्टाचार की बेल खत्म नहीं हो पा रही। ये जिस तरह का दलदल पनपता जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो गोते खा रहे हैं, लेकिन जो पकड़ा गया वो चोर है। तो मेरे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, समाज सेवी सूरज सोनी जी हमारे साथ हैं, एंटी करप्शन मुहिम चला रहे हैं पूनम चंद जी भंडारी साहब, वर्षों से
इसके लिए मुहिम चला रहे हैं। हमारे साथ है श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं भंडारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले वजह क्या है, इतनी मुहिम चलाई जाती है, सीबीआई है, एंटी करप्शन ब्यूरो स्टेट्स में बने हुए हैं, उसके बावजूद भी आए दिन नित नए खुलासे सामने आते हैं। योगेंद्र जी देखिए, एक नेक्सस बना हुआ है। पहले क्या था कि लोग समझते थे भाजपा करप्ट है तो कांग्रेस को ले आते हैं, कुछ करते थे कांग्रेस करप्ट है भाजपा का लिया हो। अब क्या है, दोनों पार्टी में एक बात हो गई है कि बिना पैसे पार्टी चल सकती, बिना पैसे शासन में आ सकते। इससे इनको पैसा चाहिए और टॉप टू बॉटम व्यक्ति जो है ऊपर, पहले आईएएस वगैरह ईमानदार हुआ करते थे, आजकल वो भी बेईमान हो गए। बल्कि आईएएस आईपीएस को ये कहा जाता है कि नेता को तो कुछ पैसा नहीं है, जितना पैसा इनके पास है जितना ये है। तो ऊपर से जब नीचे तक आता है ये, और डर ये खत्म हो गया, ये सिर्फ पकड़ ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंटी करप्शन की धारा 19 उनको बचाती है कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन सरकार देगी या नहीं देगी। आप देख लीजिए, अब तक का इतिहास बता रहा हूं, मैंने 15-20 साल का रिकॉर्ड निकलवाया था। आईएएस से आईपीएस अफसर तो बहुत गिने चुने 2-4-5 होंगे जिनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी गई है, यानी नगद रुपए लेते हुए पकड़ में आ जाए, सारी एविडेंस है। उसके बाद में भी सरकारें, दोनों सरकारों की बातें कर रहा हूं, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देती नहीं है, क्यों? वहां भी पैसा देकर आते हैं। वो सोचते हैं पहले बच जाओ बाद में कर लेंगे। तो आज एक डर खत्म हो गया किसी हर अधिकारी का कि अच्छा, उसके अलावा उसको ऊपर के अधिकारी बचाते हैं। आज नीचे अगर मजिस्ट्रेट की बात करो तो ऊपर हाईकोर्ट के जजेस उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनके आका बने हुए कि वो मुझे बचा लेंगे। पुलिस ऑफिसर से वो जानते हैं मुझे मेरा मंत्री बचा लेगा, मुझे विधायक वगैरह जो है वो अपनी इच्छा से अपने एरिया में वो उनको लगवाते हैं, थानेदार को लगवाते हैं, या अपने आरएसआई अफसर को उनको अपने लगवाते हैं। तो सब मिलकर के बांट के खा रहे हैं, सबको पैसे जरूरत है। डर कानून का बिल्कुल खत्म हो गया है। जुडिशरी से बहुत उम्मीद थी तो वहां भी गिरावट आ रही है। हालांकि आज भी लोगों को, जनता को न्यायपालिका पर विश्वास है, लेकिन वहां भी गिरावट पहले से आ रही है। काम भी बहुत बढ़ गया है, जजेस भी कम है, जजेस भी हमें में से निकल के जा रहे हैं वहां पर। वो भी आज देखिए, आज तक मैंने देखा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आपके हाईकोर्ट के ऑर्डर की पालना नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी इक्का दुक्का आईएएस को आईपीएस जेल भेजा होगा, किसी को जेल भेजते नहीं है। तो वहां भी डर खत्म हो गया कि हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नगद रिश्वत लेते पकड़ गया तो कोई दिक्कत वाली बात छोड़ देंगे। और अब तो एक और कर दिया है कि नगद रिश्वत लेते पकड़ में आ जाओ, चार्जशीट फाइल हो जाए, आप अरेस्ट भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल 6 महीने निकल गए, वापिस रजिस्ट्रेट करते हैं उनको। ये और करप्शन का अड्डा बढ़ गया। ये एक करप्शन अड्डा क्या हो गया, रिटायरमेंट के बाद में जो असाइनमेंट मिलता है, सबसे बड़ी गड़बड़ वहां होती है। एक आईएएस रिटायर होता है, उसको कहीं और लगा दिया जाता है। एक हाईकोर्ट जज रिटायर होता है, उसको कहीं और लगा देता है। डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर होता है, 5 साल की नौकरी कहीं और मिल जाती है। तो रिटायरमेंट के बाद में सरकारी कर्मचारी बहुत सारे ऐसे हैं, रिटायरमेंट के बाद में उनको उसी डिपार्टमेंट रख लेते हैं, ठेके पर रखे हुए हैं। तो इनको जब ये ऐसे लोगों को रखते हैं ताकि वो उनके करप्शन में उनका साथ दे, तो पूरा नेक्सस हो गया है। ये तो मैं धन्यवाद दूं मीडिया को, आप जैसे लोगों को, कि आप इसे डिबेट कराते हैं और लोगों को कुछ लाकर दिखा देते हैं। और मैं तो विदुड़ी को धन्यवाद दूंगा, एक हमने पहला राजनेता है जिससे कम से कम ये हिम्मत का काम किया। चाहे कैसे भी हो, लोग कुछ और बातें भी कर रहे हैं लेकिन फिर उनको सैल्यूट करते हैं, कम से कम हिम्मत दिखाई है और रंगे हाथों पकड़ा। आ रहा हूं आपके पास में, मैं सूरज सोनी जी के पास जाना चाहूंगा। सूरज जी, क्या लगता है आपको, ये आखिर पार्ट ऑफ सिस्टम बनता जा रहा है या वास्तव में ऐसा नासूर बन गया समाज में जिसे खत्म करना बहुत जरूरी है? देखिए योगेंद्र जी, भ्रष्टाचार के बीज तो आज के नहीं है, युगों पहले के हैं। मुझे याद आता है कि दुष्यंत शकुंतला के जमाने में जब वो अंगूठी खो गई थी और उस मछुआरे को चस्सक पी करके छोड़ा गया था कोतवाल के द्वारा, तब से भ्रष्टाचार का उल्लेख मिलता है। लेकिन धीरे धीरे ये जो बीज थे और ये जो पौधा भ्रष्टाचार का था, ये आज वटवृक्ष बन गया है और ऐसा अमृतत्व इसको मिल गया है कि आज हमारे आप देखिए कि 30 सशक्त एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, एसीबी और सारा इतना मीडिया, उसके बावजूद ये तो भ्रष्टाचारी है, ये अपने काम में लगे हुए और निरंतर। आप ये देखिए, कोई अभी जैसे इन्होंने कहा भंडारी साहब ने कि इनके कोई असर भी नहीं पड़ता है। अभी बीते कुछ वर्षों पहले एक कोई बहुत बड़े अधिकारी थे और वो भ्रष्टाचार में अंदर चले गए थे, तो मुझे ये लगता था कि भाई इनके सामने जाएंगे इनको शर्म आएगी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले देखा तो उनके चेहरे पे तो और प्रभाव चमक रहा था, वो दोबारा से ज्वाइनिंग करके बैठे हैं अपनी। तो इस तरीके से जब ये व्यवस्था ही ऐसी रहेगी कि एक बार एसीबी ट्रैप कर लेती है, उसके बाद में चलो जेल भी चले गए, लेकिन अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती, और मिलती है उससे पहले उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो समाज के अंदर कहीं ना कहीं मैसेज ये जा रहा है कि चाहे कितना ही कुछ कर ले,
लेकिन ये जो अमरबेल है ये रक्त बीज बन चुकी है। रक्त बीज का जो उदाहरण है उसके रूप में जितने भी छींटे गिरेंगे उतने ज्यादा बेईमान पनप करने के सामने आएंगे। तो ये इसका जो कारण मैं समझ पाया हूं वो ये है कि आज आम लोगों की जो धारणा है वो बदलती जा रही है। पहले समाज के अंदर जो भ्रष्टाचारी था उसको पापी क्या कहा जाता था और समाज के द्वारा उसको हे दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज चाहे कितने बड़ा भ्रष्टाचारी हो उसका उतना ही ज्यादा सम्मान है। पैसे के कारण वो समाज के अंदर अपना खोया हुआ सम्मान तुरंत प्राप्त कर लेता है और उसके बाद में लोग उसके लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि विडंबना है और समाज भी इसके अंदर बहुत ज्यादा हिस्सेदार है, समाज का भी इसमें दोष है। चलिए, योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ में हैं और हमें से सबसे नजदीक तरीके से इस सिस्टम को देखा है इन्होंने। जोशी साहब, पहले एंटी करप्शन विभाग हुआ करता था, आजकल ब्यूरो हो गया। हालांकि कार्यप्रणाली वही है, सीबीआई के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, यानी कि बाड़ी खेत को खा रही है। आपने बहुत नजदीक से देखा है सिस्टम को, वजह क्या है? कानून बहुत सख्त है, सारी बातें, लेकिन उसके बावजूद भी खौफ नहीं है कि कल को पकड़े जाएंगे, हमारी बदनामी होगी। ये क्या माना जाए, इसे कुछ संरक्षण है ऐसे लोगों को या फिर कोई वो हो जाए? योगेंद्र जी, इसको लागू करने के, भ्रष्टाचार रोकने के जो कानून बने हैं इनको लागू करने के तरीके ही कमजोर हैं। अगर ये भ्रष्टाचार रोकने के कानून जो लागू कर रहे हैं इनके तरीकों में जब चेंज जब तक नहीं आएगा, जब तक ये बीमारी मिटेगी नहीं। अभी एक कोई राज्य है जहां के डीजी ने ये कहा है कि अगर भ्रष्टाचार में एक बार पकड़ा जाएगा तो उस व्यक्ति को एक बार तो हम पुलिस से निकाल देंगे, फिर वो बाद में आता रहे। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब एसीबी पकड़ती है और एसीबी चार्जशीट पेश करने के लिए उसके पूरे दस्तावेज तैयार कर लेती है, तो फिर राज्य सरकार ऐसी बीच में क्या जाती है या वो विभाग ऐसा बीच में क्या जाता है जो उसकी अभियोजन स्वीकृति नहीं देता। तो ये जो लोकुना इसमें फिट कर रखा है, ये लोकुना इसलिए फिट कर रखा है कि इसमें जो किसी भी राज्य सरकार के, चाहे कैसी भी गवर्नमेंट हो, उसके जो मंत्री और उसके एमएलए या उसके जो कारिंदे हैं जो इसमें शामिल होते हैं उनको बचाया जा सके। ये बचाने के तरीके हैं। अब जिस प्रकार से विदुड़ी जी ने उसको टेलीफोन किया और कहा भाई तुमने तो इतने इतने ट्रक यहां से निकाल दिए, तो उसने ये कहा कि साहब निकाल तो दिए लेकिन मैं आपको इसकी बजाय इतने पैसे दे दूंगा और दूंगा तो तब जब मुझे यहां परमानेंट रख लेना। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वार्तालाप ही जो है ये ऐसी वार्तालाप है जिसका भय नहीं है। बताइए, उन एमएलए का भय नहीं है। एक एसएचओ, एक सीआई डायरेक्ट बात कर रहा है कि साहब आप तो इतने ले लो और मेरे को इतने करके इतने कर देना। और अब वही जो एमएलए हैं वो बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। देखिए, पानी ऊपर से नीचे आता है, कभी नीचे पानी ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं जाता, जाएगा तो पंप से जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार भी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर भ्रष्टाचार नहीं जाता। जब जाता है नीचे से ऊपर, जब बीच में कोई कारिंदा होता है जो उस भ्रष्टाचार को ऊपर पहुंचाता है। इस बेईमानी में यही चीज नजर आती है। मेरे को तो शर्म आती है कि इन 2 सालों में जब आपके टीवी पे चैनल पे आया हूं कि पुलिस की जहां जैसे ही सूचना आती है तो शर्म आने लग जाती है कि पुलिस कहां जा रही है, पुलिस का क्या इलाज किया जाए। मैं ये सोचता हूं कि पुलिस के इलाज के लिए इसका एक विभाग और एसीबी तो काम कर ही नहीं रही। एसीबी तो पकड़ती है, जमानत उसको जेल भेज देती है और फिर जमानत होकर बाहर आ जाता है। अब एक विभाग ऐसा खोला जाए योगेंद्र जी, जो रेपुटेशन का पूरे इलाके में, भाई इस एसएचओ की क्या रेपुटेशन है, इस एसपी की क्या रेपुटेशन है, इस सीओ की क्या रेपुटेशन है, उन रेपुटेशनों का आंकलन करके उनका पदस्थापन किया जाए। जी, आपको क्या लगता है इसमें कहीं ऐसा भी है कि किसी को संरक्षण मिलता हो, चाहे पॉलिटिकल हो या ऊपर से अधिकारियों का हो, जो बेखौफ हो जाते हैं कि अपने पद की परवाही नहीं करते हैं? उसके बिना तो हो जाता। हाँ, अगर संरक्षण न हो तो कोई मत नहीं रहता, कोई एसएचओ चाहे कोई भी हो, कोई अधिकारी, कोई बाबू, कोई क्लर्क, कोई आईएएस, कोई जब तक संरक्षण न हो, टॉप टू बॉटम न हो, पूरा आशीर्वाद मिला रहता है, परवाह करने की जरूरत नहीं है, इससे सारे काम करते हैं वो और पैसा पहुंचता है। इसमें भी कानून से कि साहब कलेक्टर को देना पड़ता है, हमको आईपीएस को जाकर देना पड़ता है, एसपी को देना पड़ता है पैसा, साफ कानून से। और ये बात सही है, ये बात सही है कि पैसा सब जगह पहुंचता है।
मैं आज भी कह रहा हूँ, यदि अधिकारी चाहे, सरकार चाहे, करप्शन पे लगाम लग सकती है, डर पैदा होता है। लेकिन चूंकि सैया भाई कोतवाल, तो डर किस बात का? अब जब टिकट जब मैं लेके आऊंगा पार्टी का, वहां पर पैसे देके टिकट लाएगा, कोई 50 लाख दे रहा है, कोई करोड़ रुपए दे रहा है, जब टिकट देके लाएगा, फिर बाद में जीतने के लिए पैसे खर्च करेगा, फिर मंत्री बनने के लिए पैसे खर्च करेगा, तो कमाएगा वो, कमाएगा सही। इसमें तो दिखाई दे रहा है, सही बात ये है। तो जनता भी भ्रष्ट कर रही है। जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जनता प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जनता यूनाइटेड नहीं है। आज कोई आदमी हिम्मत करके लड़ाई लड़ता है, उसके खिलाफ मुकदमा करके उसको जेल भेज दिया जाएगा, तो कैसे कराइए? तो जनता को उठना चाहिए, जनता को मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, और जो इस तरह के लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, उन सबको एक होकर एक दूसरे की मदद करके करें, तो सरकारों में एक डर पैदा हो सकता है। वरना ये मामला नासुर बन गया है, बड़ा मुश्किल हो गया है। इस करप्शन को खत्म करना असंभव सा हो गया है। छोटे छोटे काम के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। मतलब ये हाल ही हो गया अधिकारियों कर्मचारियों का। कोई साधारण व्यक्ति पहुंच जाए और ये पूछा ये आदमी कहाँ बैठता है, उसको जवाब नहीं है, यह काम कहाँ होगा वो बताएंगे नहीं। कोई बिजली बिल का ज्यादा आ जाएगा तो वो सुनेगा नहीं, आप पहले पैसे जमा करा दो। पहले अधिकारी डरते थे, अधिकारी के पास जाते थे, वो कंप्लेंट होती थी, डरते थे, कानून से ज्यादा इज्जत से डरते थे, इज्जत से डरते थे, कानून डरते थे। आजकल परवाह ही नहीं, समाज में क्या मैसेज जाएगा, आजकल कोई परवाह ही नहीं है। जब सवाल ये जब इस प्रकार का हो जाए, सीएम की बहुत जिम्मेदारी होती है। अगर सीएम सख्त हो, सीएम चाहे, तो मैं दावे से कह सकता हूँ किसी हिम्मत नहीं बढ़ सकती, ये करप्शन बढ़ सकता हूँ। सीएम कहीं कहीं चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका सपोर्ट करते हैं अपना पद बचाने के लिए या रहने के लिए, किसी प्रकार से भी। इसलिए आप देखिए मंत्री पहले ऐसे लोग होते थे जो नॉलेज रखते हो, होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, ऑनेस्ट हो। आज मंत्री कौन बनता है? जिसके पास ताकत है, 2-4-5 एमएलए साथ रखता हो, या पैसे की ताकत हो, ऊपर जाकर के आकाओं के हाथ पे जोड़ दो, वो ताकत रखता हो, वो मंत्री बनता है। जब ऐसा सिस्टम होगा तो इस बार से होगा। ऐसे हमारे कार्यकर्ता जब सब पार्टी कार्यकर्ता है, हम भी अंधे हो रहे हैं। हमारा एक बात उद्देश्य है कि अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करना, बस। चाहे हमारा उम्मीदवार गलत खड़ा हो, सही हो, भ्रष्ट हो, कुछ नहीं है, हम तो उसके लिए लड़ेंगे, खत्म बात है। कांग्रेस के लिए, भाजपा के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी, जो पार्टियां हैं, सब कार्यकर्ता एक दूसरे करते रहते हैं। ये देखते हैं हमारी पार्टी ने करप्ट को टिकट दिया है, हम इसको हराएंगे। जिस दिन ये समझ लिया है, फर्क पड़ जाएगा। चले सूरज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा मैं एक बार। वजह क्या है? लोगों में डर नहीं बचा, ना देने वाले में ना लेने वाले में। कानून यह कहता है कि जो लेने वाला है उतना ही दोषी देने वाला भी है। भ्रष्टाचार की जो एक्ट है उसके अंदर देखिए, एक तो समाज के अंदर आंखों की जो शर्म थी, वो शर्म का पर्दा खत्म हो चुका है बीते कई दशकों में, योगेंद्र जी। दूसरा, आज जो भ्रष्टाचार है उसको पनपाने में सबसे अधिक तो जिम्मेदारी जनता की रहती है। जनता ही जिम्मेदार है, क्योंकि आज मैंने कई बार देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास जो सक्षम लोग हैं वो जाएंगे, अपना काम कराएंगे और सेवा शुल्क देंगे। कोई नहीं ले रहा तो भी उसको जबरन देंगे। इसका तो नाम हो गया सेवा शुल्क हो गया, कोई चाय पानी बोल देते हैं उसका जो सेवा शुल्क दिया हुआ है वो उस व्यक्ति के लिए भारी पड़ेगा जिसके पास में नहीं है। तो वो अधिकारी नरबख्शी बन जाता है। जैसे ये कहते हैं ना कि वन्य जीव नरबख्शी हो गया। एक बार जिसके मुंह खुल लग गया, वो दूसरे से अपेक्षा करेगा कि वो भी मुझे इस काम के बदले में पैसा दे, और धीरे धीरे ये पूरी चेन बन जाती है। और जितने लोगों के काम होते हैं सबसे अपेक्षा होती है कि वो हमको पैसा दे, और नहीं पैसा देगा तो उसका काम अटक जाएगा। तो इसलिए वो मजबूरन में बेचारे सब लोगों को श्रृंखलाबद्ध होकर के उस भ्रष्टाचार के अंदर हिस्सा बनना पड़ेगा। और इसके लिए आज देखिए कि 2011 के अंदर भंडारी जी और हम साथ थे जब अन्ना बैठे थे आंदोलन में अगस्त के अंदर, तो हम दिल्ली भी गए थे और यहाँ भी उद्योग मैदान में बैठे थे हम, और सशक्त जन लोकपाल लाने की बातें हुई थी। लेकिन धीरे धीरे वो बादल सारे दूर चले गए हवा के साथ के अंदर, और जो लोग साथ थे वो भी सत्ता का हिस्सा बन करके उसी मुहिम में लग गए। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, ये जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि पहले तो दिमक थी, इसने पूरे तंत्र को खोखला किया, योगेंद्र जी आप समझिए इसको। और उसके बाद में उसी भ्रष्टाचार के समुद्र में जो ये छोटी मछलियों को खा के बड़ी मछलियां मगरमच्छ बन चुकी है, और आज इस पे अंकुश लगाना संभव नहीं रह गया है। मैं एक बात जानना चाहता हूं जोशी साहब आपसे। देखिए, व्यक्ति एक इकाई है, लेकिन आप चाहे कितने बड़े ऑफिस, आपका सेटअप खड़ा कर दीजिए, करप्शन जब तक नहीं रुक सकता जब तक कोई इकाई मजबूत नहीं हो, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं हो कि मुझे पैसे किस बात के देने। अब तनख्वाह ले रहे हो, वो तनख्वाह हम टैक्स पेयर्स के पैसे से ले रहे हो। तो यहां एक जो मेरा सवाल है आपसे वह यह है कि जैसे अभी सूरज सोनी साहब ने कहा कि मजबूत लोकपाल के लिए बड़ा संघर्ष किया गया, अन्ना हजारे का आंदोलन चला, चले ठीक है। ये मैं इस वजह से इसको रिलेवेंट कर रहा हूं कि
राज्यों के अंदर लोकायुक्त भी है। लोकायुक्त की भी भूमिका भी वही रहती है, लेकिन लोकायुक्त रिपोर्ट लेकर के बैठ जाते हैं, रिटायर्ड जजेस लगते हैं। आप बड़ी रोचक बात देखिए, जैसे मैं भी कह रहा था कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। लोकायुक्त कार्यालय के अंदर जहां जिन लोगों की ड्यूटी यही है कि भ्रष्टाचार को आप खुलासा करिए, आप उसे उजागर करिए, लोगों को जलील करिए या उनको समाज के अंदर इतना नीचा दिखाइए कि हाँ इनके चिट्ठे ये हैं, वो चिट्ठे क्या खोलेंगे? वो तो इस तरह से खुद डूबे हुए हैं कि गाड़ी खुद की टैक्सी में चलाइए, ड्राइवर खुद बन के आइए, पैसे उठा लीजिए। ये भूख कब खत्म होगी हमारी? योगेंद्र जी, अब आपने ये बात करके मुझे मेरी बात याद दिला दी। मैं जब जेडीए में था तो एक इंस्पेक्टर की जांच हुई, तो लोकायुक्त में एक एप्लीकेशन लगी, तब मेरे को भी जाना पड़ गया वहां। जाना पड़ गया तो मेरे को 3-4 बार नजदीक से देखने का अवसर मिल गया और 3-4 बार घसीटा गया। फिर मैं ये कह रहा हूं कि साहब मेरा नाम ही नहीं है इसमें, तो आपने जज साहब मेरे को 3 बार बुला लिया, बोले आप इसके प्रोसीजर को नहीं समझते हैं, यहाँ का प्रोसीजर अलग है। अभी वो फरियादी आएगा, उसके बयान लेंगे, फिर वो क्या कहता है तब फिर आप भरी होंगे। यहाँ से जो बाहर फरियादी बैठा था, मैंने बाबूजी मुझे पहचानते हो क्या? कि नहीं साहब मैं आपको नहीं पहचानता। तो मैंने कि ये क्यों घसीटे घसीटे फिर रहे हो? बोले हमने तो आपको बुलाया ही नहीं, मेरी कंप्लेंट तो पटवारी गिरदावर से, आप लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है। उस दिन जाकर के उस इंस्पेक्टर का मेरा पीछा छूटा साहब, और आखिर मुझे सख्त होकर बोलना पड़ा कि अगर आप अब परेशान करेंगे तब मेरे को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो अब आज हमारे लोकायुक्त के अंदर जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर क्या है? क्लियर नहीं है। वो नहीं, उनको खुद को ही पता नहीं कि हम भ्रष्टाचार को निकालेंगे कैसे बाहर। तो वो अपनी देखते हैं कि मैं रिटायरमेंट के बाद इस पोस्ट पे लग गया, मैं इसको एंजॉय करूंगा 5 साल। तो ये चीजें उचित नहीं है। लोकायुक्त जो सरकार अपने एक मिनट जोशी साहब बस बात पूरी कर। ये चीज उचित नहीं है। लोकायुक्त कौन बनाएगा? वो सरकार लगाती है, जैसा आप कहना चाह रहे हैं। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं साहब, मुझे तो ज्यादा परेशानी है पुलिस से। हमारे डायरेक्टर जनरल जब अभी ये नहीं आए थे नए, उससे पहले भी देख रहे हैं पुलिस की क्या हालत है। बजरी में चली गई पुलिस, बिल्कुल, अब ये इसमें आ गई ट्रकों में। मैं ये कहना चाहता हूं डायरेक्टर जनरल महोदय से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, कि इसको चलनी लेकर के छाना जाए पुलिस को, और गंदे गंदे लोगों को अलग निकाला जाए और अच्छे अच्छे लोगों को पोस्ट पे लगाया जाए। उसमें राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिए। आपका काम यही है कि अच्छे लोग, आप इस पुलिस बेड़े में इतने समय से काम कर रहे हैं, आप यहाँ के एडिशनल एसपी, आप बताओ, एसपी आईजी पे ब्लेम लग रहा है, डीवाईएसपी पे ब्लेम लग रहा है। मैंने मेरी 35 साल की नौकरी में कभी भी आईजी एसपी के ऊपर ब्लेम लगते हुए न तो सुना न देखा। डरते थे हम किसी एसपी को, एडिशनल एसपी को कुछ बात कहते हुए कि साहब हम आपकी कोई सेवा करें क्या? हमें डर लगता था कि ये हमारे लिए क्या कह देगा। और मैं आपको बताऊं साहब, मेरे को कभी किसी ने कोई बात कह दी तो मैं वो एसपी के पास चला गया, साहब आप नाराज हैं क्या? एक बात जानना चाहता हूं सर आपसे, ये बहुत बार कहा जाता है कि साहब थानों के ठेके छूटते हैं। ये लोग, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि फलाने थाने का ठेका छूटता है, एसपी इस पोस्ट के लिए आने के लिए वहां पे ऊपर से सेट करके आते हैं। अगर ये वास्तव में सिस्टम है तो न्याय कैसे मिलेगा लोगों को? जो चर्चाएं, आम चर्चाएं हैं ये इस बात को लेकर के, मैं ये नहीं कहता कि केवल यहाँ पे मीडिया में नहीं है करप्शन, सब जगह करप्शन है। मीडिया में भी कहा जाता है कि आप ऐसे नहीं तो ऐसे करके कहा जाता है कि थोड़ा सा आपको मक्खन निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो टेढ़ी वाला सिस्टम समझ नहीं बैठता है मेरे। तो ये चाहे 3 स्तंभ हमारे यहाँ पे संवैधानिक दृष्टि से, चौथा स्तंभ तथाकथित कहूंगा मैं, तो ऐसा कोई संवैधानिक दर्जा तो है नहीं मीडिया का, लेकिन चलिए रेस्पेक्ट है कि साहब चौथा स्पंज है और माफ करेगा स्तंभ है, और जो स्तंभ है वो मजबूत रहना बहुत जरूरी है। खैर चलिए हम चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम कि आखिर भ्रष्टाचार की बेल पे लगाम कैसे लगेगा। ये अमर बेल जिस तरह से खोखला एक पेड़ को कर देती है, वैसे भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर हैं। आज किसी व्यक्ति का हक है, उसको जमाबंदी की नकल निकलवानी है, उसको अपना नक्शा निकलवाना है, उसे अगर कोई सर्टिफिकेट बनवाना है,
उसे कोई अमेंडमेंट करवाना है तो उसकी फाइल इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर घूमती रहेगी। किसी को पट्टा लेना है, फिर कोई समझाता है कि मैं इतने टाइम से चक्कर लगा रहा हूं, नहीं मिल रहा, तो बोले बड़े बेवकूफ हो आप, तो इस जमाने में आपको मालूम नहीं है कि जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप दान दक्षिणा दीजिए। वो दान दक्षिणा बड़ा मुझे लगता है कि ये कहीं तो लगाम लगनी चाहिए। मुल्क आजाद हुआ क्रांति के जरिए, अब ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बड़ी क्रांति होगी, जरूर होगी, क्यों हर व्यक्ति इससे पीड़ित है। कोई काम है वो उसका अधिकार है, लेकिन फिर भी असर नहीं हो पाता है। चलिए, मैं जोशी साहब के पास में था पहले। जोशी साहब, ये एक जिस तरह का सिस्टम बन रहा है, सिस्टम इस वजह से कह रहा हूं कि हम ही लोग ये बात कहते हैं कि तो पार्ट ऑफ सिस्टम हो गया, अब खत्म नहीं हो सकता। खत्म कैसे नहीं हो सकता? जब ये देश गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकल सकता है, तो ऐसा क्या है कि भ्रष्टाचार हमारे लोगों के द्वारा पैदा किया हुआ एक ऐसा कॉकस बन गया जिसे हम खत्म नहीं कर पाएंगे? योगेंद्र जी, दो बातें बता देता हूं। एक तो ये कि अंग्रेजों ने जब शासन को छोड़ा तो अंग्रेज थे ईमानदार, प्योर, और वो अपनी दोनों आंखों से एक ही आंख समझ के तौला करते थे। और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम उस काबिल था, ये इस काबिल सिस्टम नहीं है। अगर इसको बदलना चाहिए था तो सन 47 के बाद बदलना चाहिए था, जो इन्होंने बदला नहीं, और वो नहीं बदला है, और वो नासूर बन गया और आज तक ऊपर चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप कह रहे हो, इससे पहले कि साहब जिले कैसे अलॉट होते हैं, थाने, वो आप जो बता, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ की पोस्ट कौन सी है ये देखी जाए चर्चा कि साहब डीजी कौन सा है, कि डीजीपी, फिर डीजी होमगार्ड है तो वो रद्दी पोस्ट होगी, डीजी एसीबी है तो वो रद्दी, हो जेल का हो गया तो वो हो गया। ऐसे साहब जिले भी एबीसीडी है। ए क्लास जिले का एसपी नंबर 1, बी क्लास जिले का एसपी नंबर 2, सी क्लास, तो ऐसे साहब ए बी सी 3 क्लास में जिले आते हैं। इसी तरह से थाने आते हैं साहब, थाने भी आते हैं। पहले माणक चौक थाना इंपोर्टेंट था, कोतवाली थाना इंपोर्टेंट था, विधायकपुरी, ये 3 थाने थे यहाँ पर जो इंपोर्टेंट थे। इनमें लगने के लिए माथा मारते थे। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, तो ये हमारे जहन में से नहीं निकलता है कि 1 2 3 किसमें लगेगा, क्या लगेगा, ऐसे कहां लगेगा। वो वहां लगने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, प्रयास करता है, नेताओं से अपनी लाइजनिंग बिठाता है। अब नेताओं में साहब कई ऐसे हैं जो फुक रहे हैं, वो तो बिना उसके तो करे नहीं साहब, और कई ऐसे हैं विदुड़ी जैसे जो पेट भरा हुआ है पहले से ही ऑलरेडी, तो वो नहीं करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की सिचुएशन है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अब जिस तरह से अपन टीवी में आते हैं, अब टीवी का जो तरीका है, अब आप लोगों के जो चैनल हैं उनके तरीके बदलने पड़ेंगे। अब यहां आकर के हमको इसका डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा कि इसका भ्रष्टाचार कैसे दूर करना है, उसके लिए आदमी कैसे तैयार हो। और साहब जब हम सब तैयार हो जाएंगे, जब हम बाहर निकलेंगे तो हमें बाहर लोग मिलेंगे कि साहब बोलिए अब हमें क्या चल रहा है आपके साथ, तब ये चीज दूर होगी। ये क्रांति क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये वेव जरूर आएगी और उठेगी। ये लहरें थोड़ी थोड़ी उठने लग गई हैं, लेकिन बस वो ज्वार भाटे का इंतजार है, किस दिन बनेगा जरूर, और ये लहरें उठ करके इसको खात्मा तो करेंगी। क्योंकि भंडारी साहब बहुत लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, सूरज सोनी जी कर रहे हैं। योगेंद्र जी एक बात पूछता हूँ मैं, कई बार देखता हूँ मीडिया वाले इतनी हिम्मत क्यों नहीं करते हैं। अभी परसों आपने पढ़ा हुआ, हाईकोर्ट के जज ने कह दिया कि साहब मेरे पास सिफारिश आ गई है, मैं इस मुकदमे में सुनूंगा नहीं। मैं कहता हूँ उन जज साहब को ये क्यों चाहिए कि नाम बताए किसने में सिफारिश करी है, क्यों छुपाते नाम को, और क्यों मुकदमा ट्रांसफर करते हैं। हियर द मैटर, आप तो तय करिए। तो मीडिया में सवाल मैंने पूछता कि आप बताइए, आप वो जज कौन थे, उसको ईमानदार मानते हैं। जब तक आप देखिए, जब तक जनता चोर को चोर नहीं कहेगी, नेता को या अधिकारी को या क्लर्क को, मैं एक क्यों नेता को चोर नहीं कह सकता। नहीं, जो भी नहीं, कारण ये है कि आज अब ये तो देखिए, नहीं योगेंद्र, मैं कह रहा हूँ जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो पैसे मांग रहा है, उसको आप क्यों नहीं कहते हो। हमने हाईकोर्ट में 2 जज को कहा ओपन कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा, मैंने कहा यू आर मोस्ट करप्ट जज ऑफ हाईकोर्ट, हमने कहा। एक और कहा तो कंटेंट फेस किया, बाद में कंटेंट निकले भी। सर कहने की हिम्मत हो गई, अगर हिम्मत कहेंगे तो डरते हैं। अब सवाल ये है, लोग इतने डरने लग गए हैं कि उसको सहन करते हैं और कहते हैं जाकर की बात ये। अगर कोई अधिकारी पैसे मांगते हैं तो बताइए कौन पैसे मांग रहा है आप। ये अब तो रिकॉर्डिंग की बहुत चीज आ गई है, अब डरने घबरानी होती है। एक बात जरूर है, क्योंकि जो करता है उसको बहुत भुगतना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस संगठन में जरूरी है। हालांकि मैंने इसलिए
राजस्थान अगेंस्ट करप्शन बनाया है कि सारे जो क्रांतिकारी स्तर के लोग हैं डर आइए मिलकर स्तर देखता हूँ कौन आ रहा हूं आपके पास में। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो समय समय बिना परवाह किए, मैं इस वजह से आज इन महाभूतियों को इस वजह से बुलाया हूं कि नहीं परवाह नहीं के साहब श्याम जी ने भी कई इश्यू ऐसे रहे जिसमें कहा कि क्या कर रहे हो, लेकिन जो करना है बिल्कुल करना ही है। श्याम जी, ये हमारा जो विषय है ये है गैर राजनीतिक, हमने लोगों को बुलाया आज। और हालांकि थोड़ी तकलीफ की बात है कि राजनीतिक लोग होते तो थोड़ा ठीक लगता, लेकिन कांग्रेस डिबेट से आजकल बीजेपी में चेहरे नहीं बचे, वो किसी को भी भेज देते हैं। तो ऐसे गंभीर मुद्दे के लिए हमें वास्तव में कुछ ऐसे लोग चाहिए जो चर्चा कर सकें और जो विचार भी कर सके कि हाँ यार डिबेट में कुछ कहा गया था, हमें थोड़ा सा इस पे असर होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने बहुत डीपली चीजों को देखा होगा, आए दिन हमारे सुनाई में भी आता है, भ्रष्टाचार को लेकर के आपका क्या आकलन है? देखिए योगेंद्र जी, भ्रष्टाचार की मूल जड़ अगर जाना चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको जब सामने आएगी तो ऐसा लगेगा कि भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है। एक्चुअल में क्या है कि जब समझौते की सरकार बनती है, जब कमजोर सरकार बनती है और किसी के सहारे सरकार चलती है तो भ्रष्टाचार जी, लेकिन पावरफुल सरकार कोई हो तो उस वक्त भी भ्रष्टाचार की चीजें आती हैं। उस वक्त फिर भ्रष्टाचार अलग तरह का होता तो है, 100% होता है। उसलिए होता है कि वो मोनोपोली का भ्रष्टाचार होता है, फिर वो तानाशाह। हाँ, वो मोनोपोली जिसको कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्योंकि आप कह रहे थे, मैं बोलता आजादी के पहले अंग्रेजों ने सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार उत्पन्न किया, खुद नहीं करते थे वो भ्रष्टाचार। वो कहते थे लगान वसूल करके हमको दो, तो लगाम वसूल करने वाले करते थे गड़बड़, और क्योंकि उनको सीधे तौर पर पैसा चाहिए था वो तरीके से करते थे। तो वहां पर क्या है, बोल नहीं सकता था कोई व्यक्ति, देता था वो तो कहते थे कि अगर वो वहां का अगर ऐसे तो थानेदार एक ही होता था ना, सूबेदार कोतवाल के खिलाफ दारोगा जी बोलते थे, हाँ कोई बोल नहीं सकता था। लेकिन मैं मान के चल रहा था उस वक्त इतना नहीं था जिस तरह की आज हम देखते हैं। जो भ्रष्टाचार पकड़ता है वही भ्रष्टाचारी है। तो आप बताइए, अब बहुत सारी चीजें हैं कि अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप रोजाना एसीडी का मामला खान विभाग में वसुंधरा जी के टाइम में भी था और अशोक गहलोत के टाइम में भी पकड़ में आया साथ में। डर नहीं है, मतलब ये देखिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक के अधिकारी को दबोचा गया, उसके बावजूद नीचे देखिए आज भी वो का हाल। आज अगर कोर्ट जिस प्रकार का अगर रुख नहीं रखे तो बहुत सारी चीजें करके आ ही गए थे। आज उसको भगोड़ा घोषित मत करो मुझे, ये कोर्ट को कह रहा है कि भगोड़। आप जिस तरह की स्थितियां करना चाहते हैं, जो सिस्टम में जिस तरह की लकूने आ गए, डिजिटलाइजेशन के बाद थोड़ा अंकुश लग रहा है, लेकिन क्योंकि हम जिसको फायदा देना चाहते हैं, 10 करोड़ का फायदे के लिए अगर 10 लाख में 20 लाख में काम हो रहा है तो 10 करोड़ के फायदे के सोचेगा वो आपका वो शिष्टाचार के नाते भ्रष्टाचार कर रहा है। अब मैं तो क्योंकि जोशी जी बैठे हैं, नारायण सिंह भाटी का नाम सुना होगा, और वो किस तरह के करते थे वो तो आपको पता है कि मैंने एक बार ये भी देखा कि उनके पुत्र जो आरएस बने, तो मैं तो साक्षी हूँ वहां का कि किस प्रकार से याकूब अली जी हुआ करते थे चेयरमैन आरपीसी के। गार्ड मिलती नहीं है, आज भी नहीं मिलती आरपीसी चेयरमैन को, लेकिन गार्ड दे दी गई, बैंड बाजी स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर देकर के उनको किया गया, जैसे कि क्योंकि वो उस तरह के उनके कारखाना चलता था घर पे खातियों का। मैंने तो जीता जागता उदाहरण देखा है, बाकायदा होता था इतने पैसे दोगे तो रहोगे, नहीं तो चले जाओगे। वो जमाना भी देखा। वो पद्मश्री की उपाधि और थी उनके पास। तो क्योंकि जोशी जी को परिचित होगा, जोशी जी जानते भी होंगे, क्योंकि अब वो उनके दोनों पुत्र मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी रहे, सब कुछ रहे, दोनों रिटायर भी हो गए। तो मैं उनको कहता था कई बार, क्योंकि मैंने आंखों से देखा था, और मैं क्योंकि अजमेर रहता था तो मैं रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन साहब से और आरपीसी चेयरमैन साहब से अच्छी दोस्ती रखता था। तो मैं नीचे के लोगों को तो अपना आप ही मेरे रहते थे, कलेक्टर तो कुछ होता ही नहीं था। इसलिए क्योंकि जिस तरह के लोग शासन में, अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही बुरे हैं, पुलिस में बहुत अच्छे लोग भी हैं। आज जो बेड़ा सरकार का चल रहा है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो गलत लोग हैं वो अच्छे लोगों के अच्छाइयों को रहना नहीं देना चाहते, उसको बदनाम कर देते हैं। साहब वो कैसे है, आप देखिएगा कि अब बहुत सारी थानेदार हैं, थानेदार तनख्वाह में भी खुश हैं और फिर वो रहते हैं, लेकिन एक ऐसा थानेदार है जो कि फ्लाइट से जाता है अपनी पत्नी से मिलने, फ्लाइट से आता, अरे पैसा आता कहाँ से, फ्लाइट से जितनी तनख्वाह होती है तो फ्लाइट में चली जाती है। तो करप्शन होता है, ये अधिकारियों को पता है। माफी चाहूंगा, मैं रोचक बात बताता हूं, खैर मैं कह नहीं सकता, नाम नहीं बताऊंगा। कुछ दिन पहले एक पुलिस ऑफिसर मिले मुझसे और
उन्होंने उनसे किसी एक विधायक ने कहा कि मेरे यहाँ पे एक एडिशनल एसपी लगाना है, तो कोई ढंग का सा आदमी हो तो बताइए। देख अच्छी बात है, एक व्यक्ति का नाम बताया कि उनको आप लगवा लो, अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है। एक व्यक्ति आया उनके पास में वापस, पूछा कि सर वो उनका फिर सीएम साहब से बोल दें हम, क्या बढ़िया व्यक्ति हैं, अच्छे हैं और जनता में अच्छा काम भी करेंगे। बोले साहब वो एमएलए साहब को क्या दे देंगे फिर महीने के? बोले 1 रुपया भी नहीं देंगे, वो तो तनख्वाह बीवी बच्चों को देते हैं बस, ना उनको वहां से कुछ चाहिए और ना आपको देंगे। वो तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, लेकिन आप पुलिसिंग मस्त करके देंगे। देखिए योगेंद्र जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आप देखिए कि पुराने वाले टाइम में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया थे, उन्होंने विधानसभा में क्या स्टेटमेंट दिया कि मेरा पुलिस कमिश्नर जमीन माफिया के रूप में काम कर रहा है। ये यदि गृह मंत्री उस वक्त बोल रहा है, हाँ, कि माफियाज बैठे रहते हैं, किस तरह की स्थितियां होती होंगी? खैर चलो, ऐसी स्थिति में यदि अच्छा ये बताइए आप, बजरी का आज क्या खेल हो रहा है? बजरी का खेल देखिए, बजरी में तो लोग निहाल हो गए। आप देखिएगा सिपाही से लेकर के ऊपर तक, नीचे तक नहीं ऊपर तक। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, बजरी में तो एक ऐसे बजरी और शराब, पहले शराब में सुना करते थे कि साहब रेड के लिए पार्टी गई है, सामने से पथराव कर दिया। जोशी साहब ने तो बहुत देखा भी होगा, अब तो जिले वाले पथराव कर दिया। आज बजरी के लिए हर दुकान का बजरी, आप ये देखिए अभी धौलपुर में जब नेहा गिरी कलेक्टर अभी आई है वापस यहाँ पे, जब वहां से निकल करके जा रही तो 5-6 ट्रैक्टर देखे इन्होंने मैसेज किया किस तरह से बजरी के ट्रैक्टर निकल रहे हैं, इनको देखिए क्या स्थिति है। तहसीलदार ने सेट पे मैसेज सुना, तहसीलदार रुके वहीं पे। दुस्साहत देखिए, पहले एक कांस्टेबल साथ होता था, एक लाल प्लेट की गाड़ी होती थी, तो आदमी देखता था कि ये तो सरकारी कारिंदा है, और पुलिस आ गई, हटो छोड़ो। वहां पे स्थिति हो गई कि पथराव कर दिया उन्होंने, ट्रॉली के ऊपर से ट्रैक्टर भगते जा रहे हैं, पुलिस के ऊपर फायर करने से नहीं चूकते हैं। ये बेखौफ, कहीं ना कहीं करप्शन इस आकंठ में लोग डूबे हुए हैं कि किसी को परवाह नहीं है। अरे योगेंद्र जी, जब मैं विधानसभा की चर्चा में आप भी मौजूद थे, जब ये कह रहे थे कि एक ट्रक जो कि 25,000 का आता था वो 75,000 का बिक रहा है, तो 50,000 रुपए पर ट्रक अगर बट रहा है तो निहाल तो हो ही गया। आप देखिए जिस तरह की स्थितियां, आप देखिए टप्पूकड़ा थाने में लगने के बाद क्या स्थिति बनती है, बेगू थाने वाला तो आपके सामने आ ही गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप मुख्यमंत्री चाह करके भी, आप देखिए बीएसपी वाले कुछ पीपलू देख लो, पीपलू का एसएचओ, या आप देखिए वो भी है, आप देखिएगा अगर आपके सहयोगी निर्दलीय विधायकों का सहयोग है, आप उनके काम करने की मजबूरी है, क्योंकि आपकी सरकार को चलाना है। तो इसलिए बैसाखी वाली सरकार जब होती है तो शासन काम करने की स्थिति में नहीं रहता कई बार। तो मैं कह रहा हूँ मजबूरी भी कई बार होती है, उस मजबूरी का फायदा नीचे तक उठाते हैं, और जो ताकतवर होता है जिसके पास। श्याम जी यहाँ देखिए, फिर भी एक बात मैं कहना चाहूंगा, चले आप मजबूरी के अंदर चला दीजिए, वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास में एक विंग है जो करप्शन को रोकती है, एंटी करप्शन ब्यूरो। अगर वास्तव में एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए अगर कोई पकड़ा जाता है तो आपकी मजबूती वहां शो करिए कि पैसे लेते हुए आप पकड़े गए, अभियोजन स्वीकृति के तो काम कर सकते हैं सरकार, उसको लिए क्यों बैठे रहती हैं? अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा था उसमें जोशी साहब यही कह रहे थे कि चलिए इस पे आपको लगाना है, आप प्रेशर में भी काम कर लीजिए, लेकिन जो पकड़ा जा रहा है, जो चोर साबित हो रहा है, उसमें किस बात की अभियोजन स्वीकृति में आप कुंडली मार करके बैठे हुए हैं उस पे? फिर राजनीतिक मजबूरी। हाँ, तो ऐसे मजबूरियां तो फिर ये भ्रष्टाचार की बेल खत्म होने वाली नहीं है, नहीं बन सकती। ये बात हकीकत है, आपको निश्चित रूप से और पारदर्शी तरीके से जाना पड़ेगा। और जो एक बात कही है, जो रिटायरमेंट के बाद में रिटायरमेंट है, ये अगर बंद हो तो बहुत फर्क पड़ जाए। नहीं वो तो है, वो तो क्या है कि अरे युवा को नौकरी मिलेगी ना। एक बात बताइए, आप बताओ, हाईकोर्ट से रिटायर हो गया, लोकायुक्त बना रहा उसको, क्यों बना? सेटिंग बनाओ ना, एक औरत मिल जाएगी नौकरी। नहीं वो तो ठीक है, ये आईएएस है, इलेक्शन में बनना है, जिसको बनना है वो प्रभावित करेगा, जिसको बनना है ना। बात सुन लो आप, इलेक्शन कमीशन। अरे आप मेरी बात तो सुनो, बहुत सारी चीजें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आगे पीछे होती है, पर्दे के पीछे वाला जो खेल होता है वो तो वही करेगा, सिटिंग वाला क्यों करेगा? भंडारी साहब एक देखिए, भंडारी साहब मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे। श्याम जी जानते हैं, आप सब लोगों ने कानों से सुना होगा ये बात, आप शेयर करिए इसको, और रोजाना सुनते हम, आप ये सरप्राइज करेंगे कि हम ये तो सरकारी सिस्टम पे उंगलियां उठा रहे हैं हम। आज साहब ये स्थितियां आ गई हैं, आज क्या मैं तो वर्षों से सुन रहा हूं ये बात कि साहब लड़का सरकारी नौकरी में होना चाहिए। मेरे को क्या तीर मार लेगा सरकारी नौकरी में, अगर प्राइवेट जॉब कर रहा है तो
साहब सरकारी में फिर भी ठीक रहता है, तनख्वाह तो आती है, फिर कुछ ऊपर नीचे से भी हो जाता है। ये तो ससुराल से ही वहीं से ऊपर के। आप ये सोचिए, मतलब हमारी सोच कहाँ से डेवलप हो रही है। सोच देखिए आप, जिस बच्ची को आप दूसरे घर में भेजने जा रहे हो, आप संस्कार वहीं से पैदा करके भेज रहे हो उसमें कि कुछ हो जाएगा, फिर मतलब आप वहीं से गणित लगा के चल रहे हो कि महीने की इतनी तनख्वाह आएगी, इतना पैसा भ्रष्टाचार में आ सकता है। आप साहब कैसे, कहां, मतलब एक तबके को हम दोषी नहीं ठहरा सकते इसमें कि हाँ गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं सिर्फ वही भ्रष्ट हैं। नहीं, करने वाले लोग तो आम लोग हैं। आप ये मत सोचिए कि आप सरकारी कर्मचारी को और अधिकारी को भ्रष्ट कौन करता है? आम लोग करते हैं, क्योंकि उनके अवैध काम, गलत कामों को संरक्षण देने का काम करते हैं, शासन के लोग करते हैं, इसलिए तो पैसा देते हैं। पैसा देने का कारण क्या है? सही काम को कौन देगा पैसा? कोई नहीं देता। पुलिस किस बात के पैसे देती है? खत्म कर दो आप। नहीं, आप अगर पॉलिटिकल नेता का उनका कंट्रोल ना रहे तो सही है। वो एक पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से काम करना चाहे तो वो विधायक और उसको उसी दिन हटवा देगा वहां से। आप देखिएगा कि क्योंकि पिछले आपने उस टाइम सुना ना समीर शर्मा के जो IAS था, वो जहाँ कलेक्टर होता था वहाँ के कहते इसको यहाँ हटाओ। नहीं, मैं तो पब्लिक काम करते थे वो। नहीं, वो बात भी ठीक है, कई अधिकारी बहुत अच्छा है। मान के चलिए कि राजनीति में वो सब चीजें मौजूद है जो चीज नहीं होनी चाहिए। इस कारण से पिछले वाले नेताओं को देखिएगा, मैं पिछले वाले नेताओं को कुछ को मैं जानता हूँ जो कि पैसा इकट्ठा करने के लिए कहते थे मैं नहीं, रामदास जी करेंगे, ये कहते हुए सुना है ना वो लोग। मैंने हरदेव जोशी जी को कहते थे, वो लगता था कि इतना आजकल तो चलिए इतना खुलासा भी मत करिए। तो कोई है ही नहीं। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ। आप देखिए अमित शाह पहले पैसे इकट्ठा करने आते थे, बेरू सिंह जी कहते भाई रामदास जी के पास जाओ। अब ये अमित शाह तो उस वक्त कहाँ? बिल्कुल, मैं तो गवाह जी को सर्टिफिकेट क्योंकि मैं बहुत जाता था अमित शाह। नहीं जी, अमित शाह पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करने आते थे पहले का, बता रहा हूँ, आज नहीं कह रहा हूँ। वसुंधरा हटाएगा जब तो वसुंधरा हटाएगा के तो अच्छा। देखिए ये श्याम जी हमाम में सब नंगे हैं। नहीं, मैं ये बात भी कर रहा हूँ। वसुंधरा हटाए तो आप अमित शाह की बात कर रहे हो ना? अमित शाह वसुंधरा 5 साल चली कैसे? कितना जबरदस्त विरोध था। RSS वाले चाहते हैं, जो मैंने सुना था, मेरे भी लिंक है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। देखो वसुंधरा जी का मामला तो अलग था, जो भी है। नरेंद्र मोदी जी को जो आत्मा की बात कहलवाने वाले जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो हृदय अंदर की अंतर आत्मा की आवाज वसुंधरा जी ने कहलवाई थी, इसलिए वो तो पुराना संबंध है। पुरानी चीजों को मत याद कीजिएगा। नहीं, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, ट्रैक पे हम देखिए हम किसी को एक्सपोज की बात नहीं है। नैतिकता जिसमें मौजूद नहीं है वहाँ भ्रष्टाचार पनपेगा और उसके लिए समाज भी दोषी है। समाज को नहीं कह सकते, क्या करेगा? आप बताइए। आप सर, मैंने 3 कंटेंट फेस किए कई बार। एक लड़की ने कहा मेरे खिलाफ FIR लॉस कर दी। मेरी बात सुनो, आप तो एडवोकेट हो। झेला हिम्मत से मैंने। आप तो एडवोकेट हो, आप तो झेलने लायक हो। आप आम व्यक्ति की बात कीजिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, उस गरीब को तो कोई सुनता ही नहीं, अंदर जाएगा ही नहीं थाने में। थाने के अंदर जाने के लिए हिम्मत किसकी होती है? आप तो चले जाओगे। हर डिबेट में समाज को और नागरिकों को दोषी माना जाता है, चाहे ट्रैफिक का हो तो उनको नागरिकों को, चाहे ये भ्रष्टाचार का हो तो नागरिक जिम्मेदार है। मैं ये कहता हूं कि कानून और कानून लागू करने वाले वो तो ईमानदार हो। आप नागरिकों से क्या अपेक्षा रखते हैं? आप नागरिकों को मौका देते हैं, बेचारे वो क्या करें? जब आप उनको हड़काते हैं तब वो पैसा देने के लिए बाध्य होते हैं, अन्यथा नागरिक कोई भी पैसा देने को राजी नहीं है। तो मेरा निवेदन ये है कि अब ऐसी सरकारें आनी चाहिए, अब ऐसे लोग आने चाहिए सरकार में जो ऐसे नियम और कानून बनाए और उनकी पालना ऐसी कराएं। जैसे भंडारी जी ने कहा कि जज साहब ने ये कह दिया कि साहब मैं इस रिट को नहीं सुनूंगा। भाई क्यों नहीं सुनोगे? कि नहीं मेरे पास सिफारिश आ गई। तो सारे जिसकी सिफारिश आई उसको पहले तो जेल भेजो। नहीं, पहले जेल भेजो आप। चीफ जस्टिस कर क्या रहे थे? नहीं, पहले जेल भेजो आप उसको। उनके चीफ ये चीजें नहीं आ रही है। ये कह के ईमानदारी बताते हैं कि मैं विड्रॉ करता हूँ। ये विड्रॉ करने की क्या बात है कि मेरे को शामिल शिकायत करी है। आप तो चीफ जस्टिस का क्या काम रहता है फिर? उनको क्या सुनिए? जब एक दिन पहले रिटायर होने के पहले तो आप डिसीजन दे जाते हो बारे में। और आपके पास सब कुछ है, आपको अधिकार चाहिए, सब कुछ है, फिर आप ये कह रहे हो कि मुझे सिफारिश आ गई। मतलब इससे कमजोर कोई नहीं हो सकता। नहीं, उसको तत्काल नौकरी से निकालना चाहिए, उसको हटाइए। और इस तरह के लोग कभी नहीं काम करें। पिछले बार आवाज चाहिए थे नंदा देव जी,
मैंने एक जज के बारे में स्पष्ट लिख के दिया। हम देखिए ट्रैक से एक आदमी के मुद्दे पे लौटे, मैं मुद्दे पे लौटना चाहूंगा। चलिए सूरज जी के पास, सूरज जी कितने करके कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्या? सूरज जी चलिए जी योगेंद्र जी, हाँ सूरज जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा। सवाल देखिए, हम उंगलियां उठा सकते हैं, अखबारों में पढ़ते भी हैं, और मैं ये कहूंगा कि कोई हमारी डिबेट से या कल हम इस पे बहुत बड़ा, जब तक वास्तव में जनचेतना नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता कुछ भी। हम इस तरह से चर्चा करते रहेंगे, लेकिन एक कहीं पे केंद्र बिंदु पे आकर के केंद्र बिंदु पे आके तो कहीं पहुंचे हैं मैं कि हाँ वास्तव में हमें करना क्या चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, आज हमारे एक मिनट में आ रहा हूँ, आज हमारे जो समाज के और हमारे सबके हमारे मानक बदल गए। आप देखिए कि मुझे चाणक्य का उदाहरण याद आता है कि जब वो उनसे मिलने के लिए आए विदेशी दूत, तो उस समय वो एक ये दीपक को लेकर के बैठे थे, और जब उन्होंने कहा कि आप बताइए कौन सी चर्चा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं राज्य के बारे में बात करूंगा। तो उन्होंने उस दीपक को बुझा करके दूसरा दीपक जलाया, और वो बात होने के बाद में उन्होंने व्यक्तिगत बातें की। तो क्या व्यक्तिगत बात हो रही है, मैं इस दिए को बुझाता हूँ, मेरा व्यक्तिगत दिया जलाता हूँ। तो इस तरह के उदाहरण भी हमारे देश के अंदर रहे, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उनको पीछे छोड़ दिया। हमारे जो प्रेरणा स्रोत थे वो बदलते जा रहे हैं, और कमोबेश यही हालात रहे कि आज आप देखिए कि आज सबसे बड़ा जो कारण मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल संरक्षण, भ्रष्टाचारी को पॉलिटिकल संरक्षण इतना ज्यादा मिल रहा है कि उसके चलते बेखौफ हो गए वो। आप देखिए आज छोटे से छोटा आदमी जो होता है अध्यापक, आज मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, बहुत से लोगों से मेरे भी जो है मित्रता है, अधिकारियों से, मंत्रियों से, तो मैंने ये देखा है कि मेरे जो रिश्तेदार थे, दोस्त थे, वो इसलिए आते थे कि भीड़ करने के लिए हमारी डिजाइन करा दो, कोई अध्यापक है हमारा ट्रांसफर करवा दो। उनको जब मना करते कि ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारी रिश्तेदारी भी मेरी खत्म हुई और मेरी दोस्ती भी टूटती है। तो लोगों की अपेक्षाएं ये होती है कि बस हमारा कैसे भी काम होना चाहिए, और उसी की आड़ के अंदर वो जो कर्मचारी है वो जाते हैं और उस पॉलिटिकल जिन लोगों ने उनकी डिजायरें की है उनके आधार पे काम करते 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 वो उस काम को छोड़ देते हैं जिस दिए को चाणक्य ने शुरू किया था कि वे राज्य के लिए अलग होना चाहिए और व्यक्तिगत अलग होना चाहिए, और वो सीधा उनका एक ही टारगेट रहता है कि येन केन प्रकार है, जब पूरा ही तालाब गंदा है तो अपने घर पे क्यों दिया जलाए, अपने भी इस तालाब में अपना हिस्सा लो और चलो। तो जो एक डायलॉग चल रहा है कि अपना काम तो बनता भाड़ में जाए जनता, तो कहीं ना कहीं ये चलेगा तो हम जिम्मेदार हैं उसके, क्यों नहीं जिम्मेदार, हम समाज भी है और ये सारी व्यवस्था भी जिम्मेदार है। आज आप देखिएगा, आज मैं बोल रहा हूं होना तो बात ये हो रही है कि मैं गया था गांव को, तुमको था कुछ काम और तेरी मेरी भूल का राजा पड़ गया नाम, तो हम सब जिम्मेदार है, इसलिए हमको आगे बढ़ करके इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और पॉलिटिकल डिजायर पूरी तरीके से बंद कर देनी चाहिए। कर्मचारियों की अपनी योग्यता के आधार पे वो काम करे, जो ईमानदार है, जो प्रभावशाली है, उसको की पोस्ट भी मिले, और लोगों को जो है वो उनकी समस्या समाधान करने का उनको जो है वो जिम्मेदारी भी मिले। लेकिन जो भ्रष्टाचारी जिनका रिकॉर्ड रहा है उनको तो कम से कम दूर रखना चाहिए ना, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। चलिए मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, चर्चाएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि चलिए ठीक है आप ही बता दीजिए हम करें क्या। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि अब बार बार ये बात आ रही कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, अब खत्म करने वाली भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हो तो फिर कैसे खत्म, दिक्कत ये आ रही है। शासन में लोग जिस प्रकार की पोस्टिंग कहते हैं, कोई कहते हैं कि भाई मेरे को तो इस जगह पर मन नहीं लग रहा, मन क्यों नहीं, जो आपको तनख्वाह मिल रही है, जितना पैसा दिया जा रहा है काम कीजिएगा, क्योंकि उसकी आदत में ऐसा शुमार हो गया है कि आपके उसके बाद देखिए कि निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचारी होता है उसके बच्चों के ऊपर निश्चित परिवार के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप किसी को भी देख लीजिएगा, मैंने देखा है, बहुत बड़े आईएएस को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा, नेताओं को देखा है, उसके बाद उनके परिवार का स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनकी कोई बीमारी लगती है, कुछ होती है, ऊपर वाला देता है पाप का फल तो मिलता ही है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इस समाज में निश्चित रूप से नहीं, ये भी एक मैसेज है कि कर्म अच्छे करिए ताकि जीवन ठीक से निकल सके। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे भुगतेंगे। बहुत देखे हमने, देखिए जो स्वच्छ छवि का होता है वो जाता है मार्केट में रिटायर होने के बाद, उसका सम्मान होता है, कहते हैं भाई देखिए कि पुराने टाइम में सहयोगी थे और अच्छा काम करते थे, हमारे को गए थे तो हमको लूटा नहीं कभी। ये बहुत सारे पुलिस अधिकारियों के साथ आज भी है। जोशी जी तो इस बात जोशी जी को ट्रैफिक के लिए याद किए जाते हैं, जोशी जी को जो लोग ट्रैफिक में लगना चाहते थे। अब जोशी जी तो खुद भी मुस्कुरा रहे हैं, खुद भी किसी काम के लिए जाते हैं, तो वो सीआई आज जो कि उनके सामने कुछ भी नहीं था वो कह देता है कि जोशी जी को संभाल लेना क्योंकि मेरी तो स्थिति कर देंगे, जो कुछ सुनना है। तो यही चीजें मैंने सीखा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर समाज के जो जनप्रतिनिधि है उनको आगे आकर के अपने आप को स्वच्छ छवि का बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इलेक्शन में करप्शन हो गया है, इलेक्शन में जितना पैसा खर्च हो रहा है उसका
बाद में उसको पता है कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा तो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ चाहिए, तो मैं कमाऊंगा, नहीं तो दोबारा लड़ूंगा कैसे। ये भले ही कह दो कि सिद्धांतवादी हैं और सब कुछ हो जाएगा। समय एक लास्ट मेरा एक 2 लाइन में, मैं भंडारी साहब आपकी बात में चलते चलते आप ये बता दीजिए मुझे कि सॉल्यूशन क्या है अभी इसका? सॉल्यूशन करना क्या चाहिए? जनता को चाहिए और नेता को चाहिए, रिटायरमेंट के बाद में एक्सटेंशन बिल्कुल बंद हो। पहली बात तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। पॉलिटिकल जो नेताओं का जो राजनीतिकरण पुलिस को कर दिया है, पुलिस को इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाई उसको भी, और जनता को चाहिए जागरूक हो और सोचे देंगे रिश्वत और मांगते हैं उनको नाम बताइए, उनके मुंह पर कहीं तुम बेईमान हो। जब ये मिलकर के काम करेंगे ना तभी होगा, अदरवाइज ये कुछ नहीं होता, बता रहा हूँ। मैं चलिए लास्ट मेरा सवाल जोशी साहब से। जोशी साहब, बहरोड में पपला कांड के बाद में राजस्थान पुलिस ने वहां 13 जो आरोपी हैं उनका जुलूस इस वजह से निकाला अर्धनग्न स्थिति में कि इनमें डर होगा, लोगों में विश्वास होगा। कितने बड़े गुंडे भी देखिए किस तरह से पुलिस के सामने रहते हैं। मानव अधिकारों का एक वायलेशन की बात सामने आ रही है, वो अलग इश्यू है। क्या वास्तव में वक्त आ गया कि भ्रष्टों को इसी तरह से बेनकाब करना चाहिए? उससे कुछ लगाम लग सकती है? देखो योगेंद्र जी, पहले से चली आ रही है ये प्रथा, ये तो अभी बीच में बंद हो गई थी। बाकी जो गुंडे बदमाश चोर उचक्के थे, इनकी महीने 2 महीने 3 महीने में हर जिले में जो है यात्रा निकाली करते थे और खूब निकाली है। अब ये जो यात्रा निकाली गई है ये ईमानदार एसपी के पहुंचने से निकाली गई है, अन्यथा दूसरा नहीं निकाल पाता। हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने कम से कम इतने बदमाशों को ला करके और सड़क पर निकाला पब्लिक को ये बताने के लिए, और जितने बदमाश थे सब निगाह नीची करे हुए जा रहे थे। तो पब्लिक के सामने बदमाश आता ही नहीं है आजकल, सीधा थाने जाता है, थाने से जेल जाता है। पहले क्या होता था कि पहले वाकई में गुंडों की बारात निकाली जाती थी और गुंडों की बारात निकालने से पब्लिक देखती थी। राजाओं के समय में भी होता था कि जो गुंडे बदमाश थे जो बाहर के थे उनके गंजा करके किसी को छोड़ देते, किसी को आधा करके हाँ वो करते थे। आजकल क्या मानवाधिकार आयोग हो गया। अरे भाई उसका मानवाधिकार आयोग कहां चला गया? जिसके साथ इन्होंने बदतमीजी की है, जिसके साथ इन्होंने अपराध किया है। आप देखिए यूपी में क्या है, एमपी में शिवराज जो थे उस समय भी इन्होंने बारातें निकाली है। चलिए समय बैठी है और ये बहुत जरूरी है। समय कम है सर, मैं माफी चाहूंगा। कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार वास्तव में एक बहुत ही ऐसी बेल हमारे समाज के अंदर पनप रही जिसे अमरबेल कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से एक पेड़ को खोखला अमरबेल करती है उसी तरह से समाज को बहुत ही अलग स्थिति में लेके जा रहा है। लोग मजबूर हो रहे हैं कि बच्चों के लिए खाने का अनाज है नहीं है, लेकिन अपना पिंड छुड़ाने के लिए कहीं पर अगर करप्शन में पैसे देने पड़ रहे हैं तो जरूर देने पड़ रहे हैं, जायज काम के पैसे देने पड़ रहे हैं। ये एक क्रांति की आवश्यकता है। आप समझिए अपने अधिकार को और लड़िए इसके खिलाफ। मुझे लगता है कि करप्शन के खिलाफ जब तक लड़ेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक इस पर लगाम नहीं लग सकता। आई थिंक अवेयरनेस जरूरी है। जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये बेल ऐसे ही फलती फूलती रहेगी और हमारा समाज खोखला होता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।